नमस्कार, जय हिंद दोस्तों नया भर्ती यानी बिहार दरोगा का नया भर्ती जो आपका आने वाला है उसी से संबंधित आपका यहाँ पे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है। बहुत लोग का कमेंट आ रहा है कि सर दरोगा का भर्ती कब आएगा, दरोगा का भर्ती कब आएगा। मेरे भाई दरोगा का भर्ती आएगा। आप सब लोग इतना ज़्यादा कमेंट ना कीजिए, बस आप सब लोग चुप मार के तैयारी कीजिए और ये मत सोचिए कि हम जो दरोगा का तैयारी कर रहे हैं जीके जीएस पढ़ रहे हैं सिर्फ दरोगा के लिए ही है। आपका आने वाला जो भी एग्जाम है उस सबको लिए आपका यहाँ पे जीके जीएस तैयार हो रहा है, क्योंकि आप टॉपिक बाई टॉपिक आपका सेट यहाँ पे दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका रिवीजन और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से हो रहा है। तो इसको आप कंटिन्यू बेस पे किया कीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक दिखा कीजिए। देखिए आपका 20 से 25 मिनट लगता है। अगर आप इसको अच्छे से देखते हैं, आपका 100 क्वेश्चन पूरा देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका रिवीजन जो है अच्छा होता है। आगे आपकी मर्जी है, आप देखें चाहे ना देखें, लेकिन मेरा काम क्या है कि आपको प्रोवाइड कराना है पूरा वीडियो को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सेट नंबर 3 क्या है इसको हम देख लेते हैं। देखिए ये आपका टेस्ट सीरीज नंबर आपका 3 है। आज का हम जो टॉपिक है उसको हम टॉपिक देख लेते हैं, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन आपका होने वाला है सभी आपका इसी टॉपिक से होने वाला है। यानी आपका शैव, भागवत एवं अन्य धर्म से आपका क्वेश्चन होगा। 6ठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा होगा। यूनानी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल पर आधारित आपका यहाँ पे क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। तो किसके सम्मान में निकाला जाता है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाला जाता है रथ यात्रा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है। नासिक में जो कुंभ मेला लगता है वो किस नदी के तट पर लगता है, तो ये आपका हो जाएगा गोदावरी नदी, यानी ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था, तो इसका नाम था आपका अवंतिका। क्या नाम था, अवंतिका इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो देखिए ये आपके हो जाएंगे उदयन। कौन थे, उदयन, यानी ऑप्शन ए। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, तो ये बनाया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। इनमें से कौन सा राजा था जो पाटलिपुत्र को बसाया था, उस राजा का नाम याद रखेंगे उदयन, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है किससे। ये जो आपका दंत कथा है ये आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है उज्जैन से। क्या हो जाएगा, इसका उत्तर जो है आपका उज्जैन सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। कौन से शताब्दी में हुआ था दोस्तों, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में यह आपका हुआ था, यानी ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था, तो इसमें आपका कौन नहीं था, तो ये आपका हो जाएगा योधेय जो है आपका इसमें नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी, लिच्छवी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी। गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था था ये आपका था वैशाली में, यानी ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलता है। देखिए आपका सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 का जो पीडीएफ है मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दिया है। अगर आप नहीं डाउनलोड किए तो कर लीजिएगा, और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर अगर आप वहाँ से ज्वाइन नहीं हो पाते हैं तो टेलीग्राम पे जा करके वहाँ पे सर्च मारिएगा जीके विथ सूरज, और वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लोगो आएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अंगुत्तर निकाय इसका सही उत्तर हो जाएगा। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी जो है कहाँ पर स्थित थी। तो उत्तरी पांचाल की जो राजधानी था ये आपको देखने को मिलता है अहिछत्र में, यानी ऑप्शन आपका जो सी है इसका उत्तर सी हो जाएगा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में माफ कीजिएगा सुक्तिमती राजधानी थी किसकी। सुक्तिमती जो था इसका राजधानी किसका था, तो ये आपका था चेदी का। किसका, चेदी, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित जो आपका महाजनपद था ये आपको देखने को मिलता है अस्सक, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। मगध की राजधानी कौन सी थी।
देखिए मगध की राजधानी आपको याद ही होगा, जो कि ये आपका हो जाएगा गिरिव्रज या फिर इसको राजगिरी भी बोलते हैं। उत्तर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो मगध यानी मगध साम्राज्य की राजधानी आपका नहीं रहा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी कौशाम्बी। क्या हो जाएगा? कौशाम्बी। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? किस आकृति का है? तो ये आपका हो जाएगा अर्ध चंद्राकार हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अजातशत्रु। क्या हो जाएगा? अजातशत्रु इसका उत्तर हो जाएगा। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? नंद वंश के बाद पूछ रहा है कि मगध पर जो शासन है वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका किया गया था मौर्य वंश। क्या हो जाएगा? मौर्यों के। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो किसके दरबार से संबंधित था दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बिंबिसार। क्या हो जाएगा? बिंबिसार। अब हम देखेंगे यूनानी आक्रमण का क्वेश्चन। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? कौन से एक का यहाँ पे शासन था? तो ये आपका हो जाएगा कण्व वंश का। क्या हो जाएगा? कण्व वंश। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, सिकंदर महान के समकालीन था। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी घनानंद। क्या हो जाएगा? घनानंद इसका सही आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? देखिए भारतीय साम्राज्य के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ये आपका स्थापित किया गया था। आप सभी लोग याद रखेंगे। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ था वो आपका कौन है? बताइए। 25 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी विशाखा दत्त। क्या हो जाएगा? विशाखा दत्त। अगला प्रश्न है कि सैंडो कोर्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था? सैंडो कोर्स से चंद्रगुप्त मौर्य की जो पहचान है ये आपका जो किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसने सैंडो कोर्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो 27 का जो सही उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जस्टिन। क्या हो जाएगा? जस्टिन इसका सही आंसर हो जाएगा। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके? जो कौटिल्य थे वो किसके प्रधानमंत्री थे? वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। आप सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य का बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। क्या हो जाएगा? विष्णुगुप्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक। देखिए कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये आपको देखने को मिलता है शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक का नाम है, यानी उत्तर आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौन से पहलू पर प्रकाश डाला गया है दोस्तों? तो आपको याद ही होगा राजनीतिक नीतियाँ पर यहाँ पे प्रकाश डाला गया है। उत्तर आपका बी सही हो जाएगा। निम्नांकित में से किसकी तुलना यानी मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? मैकियावेली के प्रिंस से किया जा सकता है, तो ये आपका हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किसका? जो महल बना हुआ था ये आपका महल बना हुआ था लकड़ी का बना हुआ था। किसका? लकड़ी का। अगला है किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरहार यानी कुम्भरहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? कुम्भरहार स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। अगला है बोला है कि बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था किसका? प्राचीन स्थान जो आपका बुलंदी बाग था ये आपको देखने को मिलता है पाटलिपुत्र का। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त किया था? दक्कन की विजय यहाँ पे प्राप्त किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासन ने पहली बार जीता था? बताइएगा कौन से शासक के द्वारा पहली बार जीता गया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 38 का ऑप्शन सी
रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है किससे? यह जो आपका प्रमाणित होता है दोस्तों, याद रखेंगे, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से होता है, यानी उत्तर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का शासक यानी प्रशासक नियुक्त किया गया था, किस भारतीय राजा ने हराया था उनको? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त। याद रखेंगे, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना किया था? सहिष्णुता, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक के द्वारा ये किया गया था। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? देखिए, अशोक के साम्राज्य में जो है आपका सम्मिलित नहीं था, तो ये आपका हो जाएगा श्रीलंका। बाकी अफगानिस्तान था, बिहार था, कलिंग भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है? देखिए, इसका जो प्रमाण है याद रखेंगे सभी लोग, देव नाम प्रिय की उपाधि, जो इसका उत्तर है आपका सी सही हो जाएगा। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कौन से सभा में या फिर किस नगर में आयोजित किया गया था? तो यह आपका किया गया था पाटलिपुत्र में, यानी ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रज्जुक थे। देखिए, रज्जुक के बारे में पूछ रहा है, तो मौर्य शासन में अधिकारी थे, यानी उत्तर आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सार्थवाह किसे कहते हैं? सार्थवाह जो है किसे कहते हैं? तो ये जो आपका कहा जाता है व्यापारियों के काफिले को कहा जाता है, यानी उत्तर आपका भी सही उत्तर हो जाएगा। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था किसने? सारनाथ का जो स्तंभ है किसने किया था? तो इसका उत्तर आपकी पता ही होगा, अशोक ने किया था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? सर्वश्रेष्ठ जो स्तूप है ये हम सांची के स्तूप को मानते हैं, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का जो स्तूप था ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था, यानी ऑप्शन बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त जो भाषा था वो आपका कौन सा भाषा था? तो भाषा याद रखेंगे प्राकृत भाषा, यानी ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो इसका देखिए 51 का जो सही आंसर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, साहब यानी शाहबाजगढ़ी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? जो शिलालेख थे पत्थर पे वो आपके देखने को मिलता था प्राकृत भाषा, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ब्राह्मणी लिपि का प्रथम उद्वाचन, यानी जो आप बोल सकते हैं उद्वाचन, किस पर उत्कीर्ण अक्षरों में किया गया था? उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था, तो ये जो आपका किया गया था पत्थर की पट्टियों पर किया गया था, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो ये आपका हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था, यानी ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ब्राह्मणी लिपि को जो पढ़ा था ये आपका जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था, आपको याद ही होगा, ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता चलता है वो आपका कौन सा स्थान है? तो स्थान का नाम याद रखेंगे आपका अनुराधापुर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड है, सभी को अच्छा से देखिएगा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता था, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी खरोष्टी लिपि। क्या हो जाएगा? खरोष्टी लिपि। अगला प्रश्न है कि अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वो आपका कौन सा है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी प्रियदर्शी। क्या हो जाएगा? प्रियदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मास्की। याद रखेंगे मास्की। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लिखित है? देखिए अशोक नाम जो है आपका उल्लेखित है मास्की का लघु शिलालेख, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अशोक का रुमनदेई स्तंभ संबंधित है किससे?
ये जो आपका स्तंभ है ये आपका बुद्ध के जन्म से संबंधित है। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है वो आपका कहाँ पर स्थित है। तो आपका कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये आपको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था वो आपका कौन सा स्तंभ है। तो उस स्तंभ का नाम याद रखेंगे भाबुरु स्तंभ। क्या हो जाएगा, भाबुरु, यानी ऑप्शन डी। अगला है कालसी प्रसिद्ध है किसके लिए। देखिए जो आपका कालसी है ये आपका प्रसिद्ध है अशोक शिलालेख के कारण, यानी ऑप्शन आपका जो सी है यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ पर मिला था। ये कहाँ पर मिला था, तो ये आपको देखने को मिलता है कालसी, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में हुआ था। देखिए याद रखेंगे, भूलेगा नहीं, इंपॉर्टेंट है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अशोक के शिलालेख 13 में हुआ था, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में नहीं है। तो अशोक के अभिलेखों में नहीं है, तो ये कौन सा नहीं है। तो देखिए आपका जो सातवाहन है आपका अशोक के अभिलेखों में उल्लेखित नहीं है, बाकी चोल है और सत्यायुक्त है और पांडे भी है। अगला प्रश्न है टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे कहाँ का शासक था वो। तो आपका कहाँ का शासक था, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा मिस्र का, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था। जो तुर्मय था वो कहाँ का राजा था, तो ये आपको देखने को मिलता है मिस्र का, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। राजकीय संबंध थे, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मौर्य। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए हुए थे। भारत में किसके दरबार में आए हुए थे, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हुए थे। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था। कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था, तो ये आपका हो जाएगा 7 श्रेणियों में, यानी ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। विशेष तौर पर उल्लिखित है, तो मेगास्थनीज की इंडिका में, यानी ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। वह स्त्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो आपका कौन सा स्त्रोत है। तो आपको स्त्रोत देखने को मिलता है इंडिका, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन स्त्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, बताइएगा। तो आपको देखने को मिलता है मेगास्थनीज की इंडिका, यानी ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, सभी को पता है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका, यानी 76 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। भाग एवं बलि थे, भाग एवं बलि थे, तो ये जो उत्तर हो जाएगा 77 का राजस्व के स्रोत माने जाते हैं, यानी ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था। कौन से अधिकारी के द्वारा एकत्रित किया जाता था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सिताक्षय हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने में या फिर इकट्ठा करने से संबंधित था। तो 79 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी समाहर्ता इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौलमान का प्रभारी था। तौलमान का प्रभारी था, तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पौतवाध्यक्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला आपका प्रश्न है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र आपका हो जाएगा ऑप्शन सी तक्षशिला। क्या हो जाएगा, तक्षशिला। गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था। तो ये आपका किया गया था मौर्यों ने किया था, यानी ऑप्शन आपका जो डी दिया गया है यही आपका सही हो जाएगा। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। परित्यक्त,
तो 83 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थशास्त्र इसका जो सही उत्तर है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है। देखिए पुनर्विवाह जो है आपका वर्जित किस में देखने को मिलता है, तो मनुस्मृति में। मनुस्मृति अंतिम मौर्य सम्राट था, अंतिम मौर्य सम्राट आपको याद ही होगा, जो कि बृहद्रथ, इसका उत्तर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था। समसामयिक नहीं था तो ये आपका हो जाएगा मिलिंद। क्या हो जाएगा, मिलिंद। अगला प्रश्न है कि जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह आपका कौन था। तो आपका कौन था, ये आपका था चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है, वो आपका कौन सा है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी मौर्योत्तर काल का प्रश्न आपका यहाँ पे पूछ रहा है कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था किसने। देखिए तांबे के सिक्के किसके द्वारा जारी किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कुषाणों ने ये सबसे ज़्यादा जारी यहाँ पे किया था। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। नियमित रूप से सोने के जो सिक्के थे वो आपके कुषाण ने ही चलाए थे, यानी ऑप्शन सी। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ था, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिष्क इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जो है दिया जाता है। तो सोने का सिक्का, तो ये आपका हो जाएगा विम कार्डविसेस इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला है योधेय सिक्के पर किस देवता का अंकन जो है मिलता है। तो कौन से देवता का अंकन यहाँ पे मिलता है, तो ये आपका हो जाएगा कार्तिकेय का। किसका, कार्तिकेय, यानी ऑप्शन डी। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक जो है किस सन में हुआ था। जो कनिष्क का राज्याभिषेक जो है कौन से सन में हुआ था, तो ये आपको देखने को मिलता है 78 AD में, 78। शक संवत जो है कब प्रारंभ हुआ था, तो ये भी आपको देखने को मिलता है 95 का ऑप्शन बी, 78 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर, यानी फिर वर्षों का कितना अंतर है, तो ये आपको देखने को मिलता है आपका 135 वर्षों का, 135 वर्षों का। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ है। देखिए विक्रम संवत की बात करेंगे तो ये आपको देखने को मिलता है 57 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे 97 का बी सही उत्तर हो जाएगा। अश्वघोष किसका समकालीन था। अश्वघोष जो था ये आपको देखने को मिलता है आपका कनिष्क का समकालीन था, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था। तो कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं रखता था, तो ये आपका हो जाएगा पतंजलि, यानी ऑप्शन डी। आखिरी प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था। तो कौन नहीं गया था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, विशाखा दत्त। क्या हो जाएगा, विशाखा दत्त। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे, और आपने कितना प्रश्न सही किया है ये भी आप बताएंगे। और डेली बेस पे आपका मतलब ये आपका 1 से लेकर के 6 सेट तक आपका यहाँ पे प्राचीन भारत है। जैसे ही आपका 6 सेट कंप्लीट होता है उसका जो आपका 7 नंबर सेट होगा वो आपका मध्यकालीन से स्टार्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।